हाय, ये लेक्चर मैं शूट कर चुका था, फिर से एक बार शूट कर रहा हूँ। आवाज़ अच्छी नहीं आई थी, इसमें थोड़ा तेज़ और जोश के साथ बोला जाएगा। टी शर्ट भी बन चुकी है कोचिंग की, दिख रही होगी। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है क्या, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, तो सबसे बेसिक अपना कि रेक्टिफायर एसी करंट को चेंज करता है डीसी, एसी को चेंज करता है डीसी में। और एसी और डीसी के पीछे बहुत बड़ी कहानी थी अपने निकोला टेस्ला और अपने जो बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन के बीच। वो मैंने ऑफलाइन क्लास में सुनाई भी थी। तो यहाँ पे एसी से हमको डीसी कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स तुमने देखे होंगे, जैसे कि चार्जर है, हमारा फ़ोन चार्जर है, वो कभी भी एसी पे मोबाइल चार्ज नहीं होता है। पहले एसी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, डीसी में, उसके बाद फ़ोन चार्ज किया जाता है। अगर बाय चांस किसी के मन में खुराफाती जागी हो कभी, तो कभी डायरेक्ट लगा के देखना, बिना उसके वो जो रहता ना बॉक्स चार्जिंग का, वो उसको हटा देना, डायरेक्ट करंट वायर खोल के लगा के देखना, मोबाइल फॉल्ट हो जाएगा पूरा, क्योंकि एसी पे चार्ज होता नहीं है। ये हमें एसी को चेंज करना पड़ता है किसमें, डीसी में। तो उसी के लिए एक हमारे पास जो है रेक्टिफायर होता है जो चेंज कर देता है किसको, एसी को डीसी में। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है ना, कि एसी करंट अभी तक पढ़े नहीं हमने। तो एसी करंट क्या करता है, इस तरीके से चलता है, इस तरीके से साइकिल रहती है इसकी, मतलब हाईएस्ट प्लस पे आता है और निम्निस्ट अपना माइनस पे, इस तरीके से आता है। माइनस आई और प्लस आई के बीच चलता है, मतलब इसका एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। लेकिन अपन डीसी की बात करें तो डीसी हमेशा क्या चलती है, पॉजिटिव चलती है, कभी भी नेगेटिव नहीं जाती है। ये पॉजिटिव 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 ही चलती जाती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। ये बेसिक सी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। फिर इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ पॉइंट भी देखने पड़ते हैं। एक तो करंट का पॉइंट देखेंगे हम दोनों को कंपेयर करके, कि जब एसी से डीसी में करंट चेंज होता है तो क्या करंट में क्या डिफरेंस आता है। सेकंड नंबर पे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर तुम ऐसे समझ लेना, जैसे कि जितना रिपल फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे चेंजेस कम होगा। क्योंकि रिपल मतलब कि कितना जा नहीं रहा है, उसी को हम बोलेंगे रिपल फैक्टर। अगर रिपल फैक्टर ज़्यादा होगा मतलब चेंज कम हो रहा है ना, वही बता रहा है किसको, रिपल मतलब रुकावट के तौर पे तुम याद रख सकते हो कि रुकावट कितनी है, रिपल फैक्टर। थर्ड नंबर पे होता है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी को भी कंपेयर करके देखना पड़ेगा दोनों में। जब अपन पढ़ेंगे एसी को डीसी में चेंज करेंगे, कैसे करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। हाफ वेव और फुल वेव होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छा करंट होगा। रिपल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, रिपल फैक्टर कम होना चाहिए, दोनों अपोजिट हैं, समझ लेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, रेक्टिफायर में अपने को 3 पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर, थर्ड पढ़ना है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज वाला रेक्टिफायर पूछा भी गया है। फोकस के साथ समझना है कि कैसे होता है। डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, ये देखो इधर से हम एसी दे रहे हैं, ऐसा मान लो कि ये हमारा बोर्ड है, स्विच है, ये वो चार्जर का डब्बा है और ये हमारा फ़ोन है, ये हमारा फ़ोन है, ऐसा समझ लो ये फ़ोन है ना। तो फ़ोन में, और ये वाला हमारा वो चार्जर का डब्बा है, फ़ोन में चार्जिंग जा रही है, इधर से एसी आ रही है, ये इधर मान लो कि बोर्ड है। तो बोर्ड से एसी करंट बह रहा है, चार्जर अपना काम करेगा और किसको दे देगा, चार्जिंग फ़ोन को दे देगा, डीसी में कन्वर्ट करके। तो इसका पूरा फंक्शन कैसे होता है, एसी किस तरीके से चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पूरा कंप्लीट साइकिल इस तरीके से चलता है जैसे वेव चलती है वैसे। इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा क्या, नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव चलेगा, मान लो कि करंट इधर से बहा, इधर बहा, इधर से घूमते 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 चला गया, तो करंट कहाँ बहता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाला मान लो इधर 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 बह रहा है, तो इसमें उल्टा किस तरीके से इसमें प्रवाहित धारा बहेगी, इधर हो जाएगा मान लो फर्स्ट साइकिल, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये फर्स्ट साइकिल के लिए है। तो ये हमारे पास क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस साइड जब पीछे साइड होता है तो ये पी जंक्शन होता है, इधर वाला होता है एन वाला, एन साइड और पी साइड होता है। पी साइड हमेशा पॉजिटिव पे होगा तो करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब फर्स्ट साइकिल, ये वाली जो साइकिल होगा, तो इसमें पॉजिटिव होगा इधर और इधर नेगेटिव होगा। दूसरे कलर का भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट साइकिल, जब ये आधा साइकिल चलेगा, हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट बहता गया, मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे करंट बहा तो लोड प्रतिरोध में क्या होगा, करंट जाएगा। तो अगर अपन डीसी का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव करंट गया, ठीक है, इतने क्लियर है। लेकिन
जब हाफ साइकिल उल्टी वाली चलेगी तो ये वाली जो करंट है ये वाला जो हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव चलता है ना ये एसी करंट। तो अब इस दौरान ये हो गया पी वाला किस पे आ गया, नेगेटिव, तो ये क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज हो गया, इसलिए यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। तो एक साइकिल में तो करंट फ्लो करेगा, दूसरी साइकिल में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें हाफ में करंट बह रहा है और हाफ में क्या हो रहा है, सीधी लाइन आ रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगी। जब अगला साइकिल ये चालू होगा पॉजिटिव वाला, यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो कितने पॉइंट हो गए, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम्हें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले डायोड की बात कर रहे हैं, तो हाफ साइकिल में ये क्या होगा, हाफ साइकिल इसकी चलेगी क्या पॉजिटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव में ये क्या रहेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव वाली में क्या रहेगा, ये फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, और फॉरवर्ड वाइज में तो ये काम करता है ना। और सेकेंड वाला जब साइकिल चलेगी सेकेंड हाफ, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। दो साइकिल में बांट देते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमारे पास दो साइकिल हो चुकी, फर्स्ट साइकिल में ये क्या था पॉजिटिव, फिर सेकंड में नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव होगा। तो जब फर्स्ट में पॉजिटिव था तो करंट फ्लो कर रहा था, सेकंड हाफ जब आया नेगेटिव वाला तो वो किस डायरेक्शन में चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो करंट फ्लो करता नहीं है, बैकवर्ड बाइस हो गया, तो ये वाले में करंट फ्लो नहीं करेगा, फॉरवर्ड वाले में करेगा, बैकवर्ड वाले में नहीं करेगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, इसको अच्छे से बना लेते हैं कि एक हमारे पास वोल्टेज इनपुट वाला बोलेंगे और एक वोल्टेज क्या बोलेंगे, आउटपुट वाला बोलेंगे। तो एसी वाले को बोलेंगे क्या हमारे पास, इनपुट वोल्टेज, क्योंकि एसी से आ रहा है, और ये वाला जो वोल्टेज इसमें लोड प्रतिरोध में, लोड रेजिस्टेंस में जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो हो जाएगा हमारे पास आउटपुट। तो ये दो चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब हाफ साइकिल पॉजिटिव चल रही तो पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पे, और जब सेकंड नेगेटिव साइकिल चल रही तो बैकवर्ड वाइज में हो गया, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इनपुट का तो किस तरीके से आएगा, इनपुट तो दोनों में दे रहा है ना, इस तरीके से आएगा, ये ग्राफ हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आउटपुट में कैसा ग्राफ आएगा, आउटपुट में एक पॉजिटिव आया, फिर सेकेंड ग्राफ हमारा क्या आया, लीनियर लाइन आ गई, फिर अगला ये पॉजिटिव आ गया। इस तरीके से वो चलेगा, ज़्यादा बड़ा बना दिया। पॉजिटिव पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव पे कोई भी उसमें हलचल नहीं होगी, वो वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसलिए ये हमारा फर्स्ट तो डायोड का कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड हमें क्या क्या रखना था, एक रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर इस दौरान होता है 1.21 और रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें हम तो रिपल फ्रीक्वेंसी आधी हो जाती है हाफ। रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एसी की फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है 50 हर्ट्ज, तो डीसी वाले की कितनी हो जाएगी 50 ही होगी, 50 हर्ट्ज। देखो कैसे समझेंगे इसको, ये पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा रहा है, वो इतना, यहाँ से गया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब डीसी वाले की हम बात करते हैं तो ये गया एक साइकिल, इसका यही कंप्लीट हो गया। अब इतना जीरो भी है तो उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। डीसी वाला तो हमेशा कहाँ चलता है, पॉजिटिव में चलता है, तो उसका पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट हो गया। इसका पॉजिटिव नेगेटिव मिला के एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए इसका साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब इसका वन साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ और इसका भी उतने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, ठीक है। जब हम फुल वाला पढ़ेंगे वहाँ पे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एसी और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सेम होगी, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं करंट वाले की, तो एसी में कितना करंट बहेगा, देखो आई एसी की बात करूं तो आई एसी जो आई जीरो हाईएस्ट करंट रहेगा, ये वाला आई जीरो, उसका क्या रह जाएगा हाफ, एसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम डीसी की बात करते हैं, ये एक्चुअल में एसी डीसी वाला चैप्टर अपना हुआ नहीं है, इसलिए याद रखना पड़ेगा तुम्हें। एसी हो जाएगा I0/2 और डीसी हो जाएगा कितना I0/π, ऐसे याद रखना है तुम्हें। जो हाईएस्ट होगा उसका इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ हाफ है और यहाँ पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो यहाँ पे डीसी वाला जो करंट है वो एसी वाले से क्या मिलता है अपने को, थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे एसी करंट ज़्यादा होता है और हाईएस्ट वैल्यू इसकी एसी वाले की IRMS निकाला जाता है। तो ये IRMS याद रखना, मैं एसी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे IRMS ज़्यादा होगा किससे, डीसी से। और एसी करंट खतरनाक ही होता है, ये एसी वाले करंट में इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। ये हमारे पास हो गई। फिर कितने पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब एक चीज़ होती है इसमें क्या, एफिशिएंसी।
कि कितना एफिशिएंट होता है एफिशिएंसी। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव वाले की नीटा से दर्शाते हैं, तो हाफ वेव की बात कर रहे हैं अपन, हाफ वाले की वो कैसे निकालेंगे, पी आउटपुट बटे वी इनपुट, है ना, वी आउटपुट बटे वी इनपुट, इनटू में क्या कर देते हैं 100, ये निकलती है 40.6%, इतना कम होता है, ये 50 भी नहीं होता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आधी उसका साइकिल मतलब आधा जा रहा है, नेगेटिव पे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 50 से क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। बाकी की एनर्जी है अपने अपने कॉन्सेप्ट में चली जाती है, कुछ लोड प्रतिरोध खा जाता है, कोई एक कॉइल ही खा जाती है चेंज करते टाइम, अपना अपना है, मत है उसमें, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तुम्हें ये याद रखना है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी होती है, रिपल फैक्टर याद रखना है, रिपल फ्रीक्वेंसी याद रखना है, इसका डायोड का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पॉजिटिव चलते टाइम ये फॉरवर्ड हो जाता है, नेगेटिव के टाइम पे क्या हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। यहाँ पे हमने A1 A2 बनाया, फॉरवर्ड के टाइम पे A1 क्या है पॉजिटिव और बैकवर्ड के टाइम पे A1 क्या है नेगेटिव है। ये ईजी सा कॉन्सेप्ट था, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ये भी याद रखना है कि इसकी साइकिल बनती कैसे है, क्योंकि आगे जाके अपन जैसे इसके ऊपर आगे जाके क्या अभी मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया था, है ना, ये लिख लेना 40.6%। एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से कि यहाँ पे एसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ऐसा दिया था कि यहाँ पे एसी जो है वो -5 है और यहाँ पे कितना है +5 है, तो ये एसी का है तो डीसी का कितना बनेगा, ये दिया हुआ था। तो डीसी का कितना बनना चाहिए, डीसी का सिर्फ 5 ही बनना चाहिए, नेगेटिव वाले से कोई मतलब नहीं। जोड़ के कई बच्चों ने गलत कर दिए थे कि 10, लेकिन जबकि डीसी में क्या बनेगा, सिर्फ 5 ही बनेगा, +5। नेगेटिव वाले में क्या आएगा, 0 आएगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तुम देख लेना क्वेश्चन वगैरह। अगला पढ़ते हैं अपन क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। सेकेंड है हमारे पास क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 डायोड का यूज करते हैं। ये देखो नाम है जो हमारे पास फुल वेव, मतलब ये क्या करेगा, कंप्लीट कन्वर्ट कर देगा एसी को डीसी में, मतलब जितना एसी देंगे उतना ही डीसी में कन्वर्ट कर देगा, उतनी मतलब जितना इसका ग्राफ बनेगा वैसे इसका पॉजिटिव में ग्राफ बन जाएगा। हमने हाफ पढ़े थे, उसमें हाफ कर रहा था। अब यहाँ पे 2 डायोड यूज करने का रीजन क्या है, देखो समझते हैं। जब एसी होगा इसका हाफ साइकिल चलेगा, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, तो हम 2 डायोड यूज कर रहे हैं। दोनों डायोड में इधर क्या पॉजिटिव है P और इधर N है नेगेटिव, इधर अपने पास क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है हमारे पास नेगेटिव, है ना। तो जब ये पॉजिटिव होगा हाफ साइकिल में और ये नेगेटिव होगा, तो ये वाला डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, ऑन रहेगा, क्योंकि P किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल चलेगी तो इससे करंट जाएगा, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल। अब इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल बोल सकते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी तो इधर से करंट बहेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी इसके अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे बना के भी देखते हैं ऐसा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चली तो ये वाला क्या हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ, तो उस दौरान यहाँ से करंट फ्लो करा। मतलब डीसी का किस तरीके से बनेगा, करंट पॉजिटिव में बनेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। जब सेकेंड नेगेटिव साइकिल चलेगी तो ये वाला चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये बन जाएगा क्या, नेगेटिव, है ना। इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें इतना दिमाग खपाने की जरूरत है नहीं यार, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी चीज़ें भी आने वाली हैं, तो ये तुम्हें छोटी सी चीज़ जल्दी जल्दी समझनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ, तो अब ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वो वाला क्या हो जाएगा, ऑफ। मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में किस साइड से करंट जाएगा, तो नेगेटिव साइड हाफ में नीचे से करंट फ्लो करेगा। मतलब दोनों बार लोड जो अपने पास लोड प्रतिरोध है, लोड रेजिस्टेंस है, उसमें दोनों टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव में भी करंट फ्लो कर रहा है और नेगेटिव में भी करंट फ्लो कर रहा है। मतलब इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका अगर इस तरीके से चलते जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी चलेगा, चलते जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी है तुम्हें, एक तो डायोड का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डायोड क्या है। तो डायोड जब अपने पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 फॉरवर्ड वाइज में होगा, D1 फॉरवर्ड वाइज होगा और D2 क्या होगा, बैकवर्ड वाइज में होगा। तो ये कैसे याद रखना है तुम्हें कि D1 चालू और D2 ऑफ। सेकेंड हमारे पास क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो D1 क्या हो चुका है, ऑफ। मतलब D1 कहाँ जा चुका है, बैकवर्ड वाइज में, और D2 कहाँ जा चुका है, फॉरवर्ड वाइज में।
तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो याद रखना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल जब पॉजिटिव होगी तो D1 से करंट फ्लो करेगा, जब सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो D2 से करंट फ्लो करेगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में करंट फ्लो तो कर रहा है, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनते जाएगा। फिर आगे हमने बात की थी रिपल फैक्टर, रिपल फ्रीक्वेंसी की। तो रिपल फैक्टर इसमें क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये कन्वर्ट ज़्यादा कर रहा है। रिपल फैक्टर कन्वर्ट करने के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्ट होता है। तो रिपल फैक्टर ज़्यादा मतलब कि कन्वर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर जब हमने पढ़े थे तो रिपल फैक्टर क्या था, बहुत ज़्यादा, कन्वर्ट क्या हो रहा था, कम, रिपल फ्रीक्वेंसी सेम थी। यहाँ पे रिपल फैक्टर हो जाता है थोड़ा सा कम, 0.48 हो जाता है। और यहाँ पे जो रिपल फ्रीक्वेंसी आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि दुगनी हो जाती है रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो AC की फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज से, और DC की फ्रीक्वेंसी इस दौरान पे हो जाती है 100 हर्ट्ज, दुगनी। तो ये क्या हो जाती है, डबल होने का रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे इसका वापस से वही कॉन्सेप्ट है कि इसका एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ कंप्लीट हुआ। इसने उसी दौरान में 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए ना। तो यहाँ पे अगर ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ तक ये 1 साइकिल कंप्लीट है, और यहाँ तक इसने तो 2 साइकिल कंप्लीट कर ली है। मतलब इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी DC की आएगी उसकी दुगनी आएगी। तो DC की 100 होगी, AC की 50 होगी। बाई चांस ऑप्शन आ जाए कि AC हम 40 हर्ट्ज का दे रहे हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितना कन्वर्ट होकर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो उसका दुगना कर देना है, 80 हो जाएगी। फिर हमने करंट की बात करते हैं। तो करंट में दोनों का देखना है। AC करंट इस दौरान कितना हो जाएगा, I0/√2 निकलेगा। और यहाँ पे DC वाला जो है वो क्या हो गया है, दुगना हो गया है, 2I/π हो चुका है, जितना पहले था उसका दुगना मिलेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है तुम्हें। फिर आगे बात और क्या करनी है, एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी यहाँ पे 100% तो देखो किसी की नहीं होती है। एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ के वहाँ पे कितनी थी, 40.6% थी। तो यहाँ पे अब दोनों टाइम चल रहा है तो प्लस क्या कर देना है, 40.6% कर देना है। टोटल कितनी आ जाएगी, 81.2% आ जाएगी। थोड़ा बहुत तो ये कम होता है, किसी भी इंजन की 100% होती ही नहीं है। तो अब जो ऐसा मान सकते हो तुम कि जो हैवी चार्जर बनने लग गए हैं उसमें फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ होने लगा है, क्योंकि वो चार्जर इतना फास्ट चार्ज करता है, मोबाइल तो पता ही नहीं चलता। पहले तो दिन दिन भर लगा रखना पड़ता था, बहुत बेकार चार्जर भी आते थे। अब अच्छे वाले क्वालिटी के भी चार्जर आ गए हैं और फुल चार्ज होने पे करंट फ्लो बंद हो जाता है। ऐसी बहुत सारी डिज़ाइन डाल दी गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ये हमारे पास क्या हुआ, फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों में एक बार फटाफट कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो क्या कंपेयर करना है अपने को, इधर लिख लेते हैं क्या हाफ और इधर लिख लेते हैं क्या फुल। सबसे पहले ग्राफ AC का कैसे बनेगा, ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ AC का कैसे बनेगा, ऊपर इस तरीके से बनेगा। ये AC का ग्राफ हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर हम किसका बनाएं, DC का बनाएं, तो DC का चलेगा कहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव वाले एरिया में चलेगा दोस्त। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव वाले में क्या रहेगा, खाली खाली। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में AC का भी चल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो AC तो चलती ही है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब हम DC की बात करेंगे तो DC में क्या होगा, हर बार चलेगी साइकिल ये। लेकिन अंतर क्या है, जब यहाँ चलेगा तो D1 चलेगा, यहाँ चलेगा तो D2, फिर यहाँ D1, फिर यहाँ पे D2। लेकिन मिलेगा हमको क्या, हर बार पॉजिटिव। इसमें तो एक ही था, इसलिए D इस तरीके से याद रखना है। रिपल फैक्टर, रिपल फ्रीक्वेंसी याद रख लेना कि यहाँ पे रिपल फैक्टर कितना था, रिपल फैक्टर यहाँ पे रिपल फैक्टर है ना, FA कर देता हूँ, रिपल फैक्टर 1.21। यहाँ पे रिपल फैक्टर कितना था, तो 0.48 कम हो गया। मतलब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी अपने को कितनी, सेम मिलेगी, है ना, रिपल फ्रीक्वेंसी सेम। लेकिन यहाँ पे रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। फिर यहाँ पे बात करें करंट की, तो करंट कितना मिलता है, I0/π, वो याद रख लेना तुम। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी यहाँ पे मिलती है अपने को 40.6%। यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाती है कितनी, उसकी भी दुगनी, क्योंकि यहाँ पे रिपल फैक्टर कम हुआ है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो मैं अभी और बताऊंगा, 2-3 चीज़ों को ऐड करके और बनाया जाता है। रिपल यहाँ पे कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, अभी लिखे थे हमने 81.6%, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास, एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है P DC की पावर बटे P AC की पावर, ये तुम्हें याद रखना है।
फिर इसी को हम लिख सकते हैं डीसी के लिए, लिख सकते हैं आई डीसी और आर एल का स्क्वायर बटा आई ए सी इंटू में आर एल प्लस आर एफ ए सी साइड का करंट है, मतलब ए सी में रेजिस्टेंस है, मतलब ए सी में टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है और डी सी में सिर्फ लोड प्रतिरोध जो भी हमने लोड रेजिस्टेंस लगाए हैं उसी का आता है, और एक वी आउट बटे वी इनपुट से भी वोल्टेज से भी देखा जाता है जो मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। ये दो टाइप के हमारे पास रेक्टिफायर हुए, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। एक और वेव रेक्टिफायर यूज में आता है आजकल, ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें 4 डायोड यूज में आती है, वो अपन देखते हैं आगे। ये हमारे पास है क्या, ब्रिज रेक्टिफायर। ये अगर तुमने ब्रिज स्टोन सेतु पढ़े होंगे तो उसमें याद होगा तुम्हें कि कुछ इस तरीके का ही हमारे पास एक चौकोर सी स्ट्रक्चर आ जाता है ऐसा, और एक विकर्ण के बीच हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम जी लगा देते हैं ना कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, और इधर हमारे पास बैटरी लगा देते हैं। वैसा का वैसा ही है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, इन दोनों, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक आरएल रोड रेजिस्टेंस लगा दिए, और ये पूरा का पूरा हमने जोड़ दिए डीसी वाली जो ये कॉइल है हमारे पास, उसको करंट में यहाँ डीसी बनाना है अपने को ना। यहाँ से एसी और यहाँ से कॉइल गई, और 2 पॉइंट के बीच में हमने ये जोड़ दिए अपना डीसी वाला ये पूरा का पूरा रेक्टिफायर वाला कॉइल, और एक उसके बीच में जोड़ दिया हमने क्या, लोड रेजिस्टेंस। कैसे काम करता है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने 4 डायोड यूज करे हैं, D1 D2 D3, है ना, D1 D2 D3 और D4, 4 डायोड यूज में आएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर सेम काम करता है जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इसको हम बराबर मान सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। तो जो क्वालिटी किस में होगी फुल वेव रेक्टिफायर में, वही क्वालिटी किस में होगी ब्रिज रेक्टिफायर में। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, 4 हमने क्या डायोड यूज कर लिए, तुम्हें समझना क्या है इसका मैकेनिज्म, बाकी के फॉर्मूले वही लगेंगे जो फुल वेव रेक्टिफायर में लगे थे, वही करंट होगा, वही एफिशिएंसी होगी, वही रिपल फैक्टर, वही रिपल फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल चालू हुई, ये हो गया पॉजिटिव और ये वाला हो गया नेगेटिव। ये हम बात कर रहे हैं क्या, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल की। इसको क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पूछा गया है शायद कि कौन सा कब काम करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बना लेते हैं डीसी के लिए। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नहीं लिखना है, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे। तो जब पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आया पॉजिटिव है ना, ये जो एंड है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस पॉजिटिव के कारण ये वाला जो डायोड है D1, ये क्या हो जाएगा, P के कारण, इधर P और इधर N है, तो P से पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज हो गया, और ये वाला क्या हो गया, बैकवर्ड वाइज, मतलब D1 चलेगा और D2 क्या होगा, ऑफ रहेगा। करंट इधर से फ्लो करेगा और इधर निकल जाएगा, और फिर इस D4 में क्या, यहाँ पे जब करंट आएगा तो ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज में ही मिलेगा उसको, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करंट इधर से निकल जाएगा। मतलब जब फर्स्ट हाफ साइकिल चलेगी तो D1 और D4 क्या रहेंगे, चालू, स्टार्ट। मतलब पॉजिटिव साइकिल की जब बात कर रहे हैं तो D1 और D4 ये रहेंगे क्या, फॉरवर्ड वाइज में, और हमारे पास D2 और D3 ये क्या होंगे, बैकवर्ड वाइज में। अब तुम बोलोगे कि D2 को कैसे मान लिए कि बैकवर्ड वाइज में, करंट कभी भी D2 अपोजिट साइड तो जाएगा ही नहीं, करंट अपोजिट फ्लो करता ही नहीं है, उसके पॉजिटिव से नेगेटिव एंड तरफ ही जाता है। जब सेकेंड अपन हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। ये हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये आया तो ग्रीन वाला देखना, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के कारण ये P वाला क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में, लेकिन ये नेगेटिव के कारण ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में, क्योंकि N क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइड, और P क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे यहाँ करंट आया, यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे करंट आया, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, D2 वाला, इसमें करंट चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, इधर से ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो D2 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में, और यहाँ से करंट इस तरीके से इसमें से लोड प्रतिरोध में से निकल के रेजिस्टेंस में से, और इधर से क्या हो जाएगा, इधर बह जाएगा। मतलब दोनों साइड से करंट एक इधर से ही आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि उल्टी साइकिल चल रही है, सेम साइकिल। इसके अंदर तो करंट क्या कर रहा है, इधर से इधर ही फॉलो कर रहा है, नीचे की तरफ ही करंट फ्लो कर रहा है, इधर आएगा D1 D3 में से निकल जाएगा। वहाँ थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है पर समझ लेना। अब नेगेटिव साइकिल हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा,
नेगेटिव हाफ साइकिल। इस नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे रेड से लिखा जाएगा, D1 और D4 ये होंगे क्या बैकवर्ड वाइज में, और D2 D3 ये होंगे क्या फॉरवर्ड वाइज में। ठीक है, मतलब ये D1 D4 क्या रहेंगे बंद ऑफ, और ये वाले रहेंगे ऑन। यहाँ पे ये क्या रहेगा ऑन, ये रहेगा क्या ऑफ। कौन ऑन कौन ऑफ रहेगा ये तुम्हें याद रखना है। इसका इस तरीके से साइकिल है, आगे भी चलता जाएगा। अगर अपन बात करें डीसी की तो उसका साइकिल पॉजिटिव 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 आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, जब फर्स्ट पॉजिटिव बनेगा तो वो D1 और D4 की वजह से होगा, जब सेकेंड हाफ साइकिल आएगी तो उसमें क्या होगा D2 और D3 की वजह से आएगा। मतलब ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही वर्क करेगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम सब कुछ है, सॉरी कॉन्सेप्ट चेंज है, मैकेनिज्म चेंज है, कॉन्सेप्ट और मतलब फॉर्मूले जो लगने थे वो क्या लग रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के ही लग रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 टाइप के रेक्टिफायर पढ़े हैं हम। हाफ रेक्टिफायर सबसे बेकार वाला है, कम काम करता है, और ये बेकार नहीं कह सकते, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। जहाँ तलवार काम कर सकती है, मतलब यहाँ पे सुई काम कर सकती है, वहाँ तलवार का क्या काम, इसलिए छोटे छोटे रेक्टिफायर भी काम में आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यूजेबल क्या होता है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे जो हमें करंट मिलता है ये इस तरीके से नहीं मिलता है, वैसे बताने की इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। ये जो करंट मिलता है एक्चुअल में हमें इस तरीके से मिलता है, ये जो है ना इस तरीके से, ये हमारे पास, ये मान लो कि डैश डैश से बना रहा हूँ, लेकिन ये वाला डीसी करंट हमें ऐसा चाहिए नहीं रहता है ना। साइकिल में नहीं चलता है डीसी करंट, हमें लीनियर चलाना रहता है डीसी करंट, क्योंकि डीसी करंट क्या रखता है फिक्स रहता है, चेंज वेंज नहीं होता है, जो है वो है। बस ये एसी वाला उछल कूद करते रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, इस तरीके से चलता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी लोड प्रतिरोध जो हमारे पास है, लोड वाला जो है ना रेजिस्टेंस, उसके सिरों पे हमें एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है, जिसे फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी पे तो काम करता है, डीसी को स्टोरेज करता है। तो जब हम इस तरीके से लगा देते हैं, जैसे ये लोड प्रतिरोध है, यहीं पे बना दे रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, पर जान लो। यहाँ पे RL है, तो इसके साथ पैरेलल में एक हम क्या लगा देते हैं कैपेसिटर C। तो इस कैपेसिटर की वजह से क्या होता है, हमारे पास ये इस तरीके का ग्राफ मिलता है। मतलब ये जो पूरा नीचे जाना चाहिए था वो लगभग ऊपर ही ऊपर रह जाता है। एक इसको हम बोलते हैं फिल्टर कैपेसिटर। कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, मज़ा भी नहीं आया होगा पढ़ के। तो ये हमारे पास है क्या रेक्टिफायर खत्म होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं क्या, जेनर डायोड। जेनर ब्रेकडाउन से बना था, इसके बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला हमारे पास है जेनर डायोड। जेनर डायोड एम्स के सिलेबस में पूछा जाता था, नीट के सिलेबस में तो शायद नहीं पूछा गया था, पर पढ़ लेते हैं क्योंकि कहीं कहीं पे आ गया। तो सेमीकंडक्टर में हर एक टॉपिक की जैकपॉट होता है। जेनर डायोड हमने जेनर ब्रेकडाउन में पढ़े थे। जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, हाई लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाते हैं, है ना। इतना रिवीजन वहाँ पे किए होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाते हैं, और ये इनके बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, बनते जाते हैं। जेनर ब्रेकडाउन क्यों करते हैं अपन, किसके ऊपर करते हैं, तो ये अपने पास पीएन जंक्शन के बीच में एक लेयर बन जाती है, जिसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, जिसके ऊपर अपने पास कुछ क्या होता है, वोल्टेज मिलता है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बैरियर वोल्टेज बोल रहे हैं। ये अब जेनर डायोड क्या होता है, तो जेनर डायोड हम जेनर ब्रेकडाउन से ही बनाते हैं, रिवर्स बायस में लगाते हैं इसको। मतलब ये जो वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम इसके सपोर्ट में, इधर अगर P है इधर N है, तो इसी के सपोर्ट में हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस में लगा देते हैं, किसको, पीएन जंक्शन को। तो ये बन जाता है अब यहाँ पे जेनर डायोड। अब यहाँ पे रिवर्स में लगा रहे हैं, तो पहले इसका साइन देख लेते हैं कि साइन क्या होता है, साइन सिग्नेचर। साइन हम इस तरीके से क्या करते हैं, ये पीएन संधि जंक्शन दर्शाते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दो, तो ये हो गया क्या, रिवर्स बायस। बस वो जो लाइन बनी है उसको यूं कर दो, इस डायरेक्शन में ऐसे करो। अब क्या करना, साइन बन गया, इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। तो रिवर्स बायस का हमने एक ग्राफ पढ़े थे धारा और वोल्टेज के बीच, कि इधर अपन अगर क्या मान लें, धारा है, इधर धारा है, तो ये हम इस तरीके से लेते हैं, और यहाँ पे हमें एक बैरियर पोटेंशियल मिलता है। वो बैरियर पोटेंशियल अब इस रिवर्स बायस के केस में हम बोल रहे हैं क्या, जेनर वोल्टेज। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या, VZ। तो ये क्या है हमारे पास, इस तरीके से VZ हमने दर्शा दी है ना। फटाफट समझ लो, इतना वो है नहीं, बस इसका यूज़ क्या करते हैं। तो इसका यूज़, सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ इसका ये है कि ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ होता है।
वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, ये रिवर्स बायस का डायग्राम है, हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई इतनी खास बात है नहीं। तो इसको कैसे रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, मान लो कि हम एक पूरा का पूरा बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कोई सा भी, और इसको मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक आर प्रतिरोध रेजिस्टेंस और एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, जैसे अभी अपन लगाते आ रहे थे जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े थे उन दोनों में लगाए थे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस, और इसके सिरों पे मैंने क्या करा, ये लगा दिया, है ना। इसको अब रिवर्स उसमें यूज़ करते हैं बायस में, तो कैसे लगाएंगे अपन, इस तरीके से लगाएंगे रिवर्स बायस में। इसके सामने यूँ है और एक इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, देखो यहाँ से हम वोल्टेज लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, इनपुट। ये आर रेजिस्टेंस है, आर लोड रेजिस्टेंस है, लोड वाला रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, वी जेड। ये क्या है, फिक्स करता है, कंट्रोल करता है, इसके ऊपर जितना वोल्टेज है वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अब देखो यहाँ पे इसके सिरों पर क्या आएगा, वी आउटपुट आएगा। अब आउटपुट कितना होगा, तो वो वी जेड के बराबर ही होगा। देखो दो केस बनते हैं यहाँ पे। एक केस बनता है कि जब वी इन कम है किससे, वी जेड से, तो क्या वी जेड में धारा बहेगी, है ना। मान लो कि ये इसका कंट्रोल 10 वोल्ट तक है, कि ये इसके ऊपर 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने देगा, और तुमने यहाँ पे 9 वोल्ट लगा दिए, तो ये अब 10 वोल्ट तो खुद ही कंट्रोल कर रहा है, 9 वोल्ट लगा दिए, 9 वोल्ट पूरा इसके ऊपर ही आ जाना है। मतलब यहाँ पे वी जेड से अगर कम है वी एन, तो इसमें से करंट नहीं बहेगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या है, कम है। तो फिर पूरा का पूरा करंट कहाँ से बहेगा, यहाँ से। तो इस दौरान हम लिख सकते हैं वी जेड में करंट नहीं होगा, ठीक है, कोई करंट नहीं जाएगा। तो इस दौरान करंट कैसे निकालोगे, तो इस दौरान करंट तुम्हें निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई बराबर, यहाँ पे वो होता है ना वी बटे आर करना है, तो वी इनपुट बटे में यहाँ पे तुम्हें करना है आर प्लस वो जो लगा है आर एल, दोनों रेजिस्टेंस को इनटू कर देना है। सेकेंड, जब देखो यहाँ पे करंट नहीं बहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, जब वी इन ज़्यादा हो जाए किससे, वी जेड से, तो अब यहाँ पे कंट्रोल लगेगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 20 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पे तो 10 वोल्ट तक वो कंट्रोल करेगा, बाकी की करंट कहाँ से बहेगी, तो वो 10 वोल्ट तक इस पे अप्लाई करेगा, बाकी का करंट खुद में से निकलने देगा। मतलब इसका वोल्टेज 10 है, तो इसके ऊपर भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, बाकी का जो बाहरी करंट लगा हुआ इसके ऊपर आएगा। मतलब 10 यहाँ आया, तो फिर बाकी का 10 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमने कितने लगा दिए, 25 भी लगा दिए, तो बाकी का पूरा वोल्टेज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मान लो तुमने यहाँ पे 30 लगा दी, तो यहाँ पे 10 ही होगा, यहाँ पे 20 होगा। मतलब कंट्रोल, जो भी लोड रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कंट्रोलर की तरह कौन काम कर रहा है, वी जेड। तो इस दौरान जब अगर वी इन ज्यादा है वी जेड से, तो वी जेड से करंट बहेगा, करंट जाएगा। अब वो कैसे निकालना है, तो वो कैसे निकालना है तुम्हें, पूरा पहले तो सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। सर्किट का करंट निकालने के लिए तुम्हें आई सर्किट बना रहा हूं, आई सर्किट का करंट निकालने के लिए तुम्हें जो भी वी इन है, वी इन माइनस वी जेड करना पड़ेगा, और जो नॉर्मल सिर्फ आर है वो निकालना पड़ेगा। इससे तुम्हारे पास पूरा सर्किट का करंट आ जाएगा। अगर तुम्हें इस लोड रेजिस्टेंस से करंट पूछे, तो तुम्हें लोड रेजिस्टेंस से करंट के लिए इस 10 वोल्टेज का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पे मैं और फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछ ले जब किससे करंट बहने लग जाए इससे ज़्यादा, तो उस टाइम पे तुम्हें सिर्फ आर एल आई एल निकालना है। अगर मान लो यहाँ पे आई जेड है और यहाँ पे कितनी है, आई एल है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, एम्स में पूछा है, आई एल निकालना है, तो तुम्हें लोड के ऊपर कितना रहेगा, तो वो वी जेड कंट्रोल कर रहा है तो 10 होगा, और लोड का क्या करना है तुम्हें, आर एल। तो इससे तुम्हारा आई एल निकल जाएगा। टोटल में से आई एल घटा दोगे, जितना बचा वो कहाँ जाएगा, फिर वी जेड में जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना वी जेड को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लिखे, यहाँ पे अगर तुमसे बाई चांस वी आउटपुट पूछे कि वी आउटपुट कितना होगा, तो वी आउटपुट नॉर्मली तुम क्या कर दो, आई की जगह पे क्या रख दो, वी आउटपुट बटे में आर एल, तो आर एल का गुणा इधर भी हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ तुम ज़्यादा बेटर रहेगा कि करो। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, फॉर्मूले अच्छे से देख लेना, है ना। वी इन कम होगा तो यहाँ पे वी जेड से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, फिर उस टाइम पे तुम्हें कैसे निकालना है, तो वी आउट बटे आर एल बराबर वी इन, जो भी तुमने लगाए हो उसमें दोनों का
क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है वो तो दोनों के ऊपर अप्लाई होकर जा रहा है, लेकिन RL के ऊपर तुम्हें निकालना पड़ेगा, V आउटपुट से करंट निकालना पड़ेगा। फिर सेकंड, जब V इन ज़्यादा होगा तो सर्किट का करंट तुम्हें V इन जो इनपुट लगाए हो माइनस VZ/R, सिर्फ R लेना है, कौन सा वाला, ये वाला, R लोड का कोई मतलब नहीं। अब अगर R लोड पे करंट निकालना है तो RL बराबर जो भी उसके ऊपर वोल्टेज है VZ से अप्लाई करें, बटे में क्या कर दो, RL कर दो। एक आध दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। एम्स का क्वेश्चन है, और जो हमारे पास ये क्या है, जेना डायोड है, ये हेवीली, बहुत ज़्यादा हेवी इसको डोपिंग की हुई होती है। मैंने पहले ही बता दिया था, जेना ब्रेकडाउन पढ़ा था तब बता दिया वहीं पे ना कि कैसे बनता है जेना डायोड। अब यहाँ पे IZ निकालना है, एम्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहले तो ये देखना है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा IZ में। कैसे देखोगे, तो ये अगर कम है किससे, जो अप्लाई कर रहे हो इनपुट से, तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब तुम्हें निकालना है किससे है, इससे, है ना। तो पहले तुम्हें कितनी चीज़ निकालनी पड़ेगी, पहले तो इस पूरे करंट सर्किट का निकालना पड़ेगा, है ना, सर्किट का करंट निकालो। फिर उसके बाद IZ और IL निकालने के लिए तुम्हें IL निकालना है, और जितना बचा उतना IZ। IC कैसे निकालेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IC निकालने के लिए जो भी इनपुट है माइनस कर दो उसमें से जो भी VZ है यहाँ पे 5, बटे में क्या हो जाएगा टोटल RL, सिर्फ R लेना है, तो ये हो गया कितना 15/2, 2 किलो ओम है, 2000 है, 2000, तो ये कितना हो जाएगा 7.5, इसको लिख सकते हैं अपन माइक्रो एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। ये IC हो गया। IL निकालना है तो IL के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी जेना डायोड होगा वो 5, बटे में जो भी उसके ऊपर अप्लाई है तो 1000 है, तो वो हो जाएगा कितना 5 मिली एम्पियर। IL इतना है, IC टोटल इतना है, तो IZ कितना हो जाएगा, तो 7.5 माइनस 5 बराबर 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से सड़ा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा था, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अब अपने को आगे देखना है क्या, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ देखना है कि इन जंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा होती है, सौर एनर्जी है, उसमें कर सकते हैं, LED बल्ब है उसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ख़त्म करते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं, जंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि कैमरे में यूज़ करते हैं, वो लाइट खिंच करती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी टाइप की ये डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फोटो डायोड। अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो नहीं बताऊँगा, कैसे यूज़ करते हैं ये बता दूंगा। तो फोटो डायोड है, इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो रिवर्स बायस में लगाते हैं, रिवर्स बाइसिंग, इसकी रिवर्स बाइसिंग की जाती है। इलेक्ट्रिक अपना जो वोल्टेज है उसके अपोजिट, इधर साइड पॉजिटिव इधर नेगेटिव दिख रहा है कि ये एंड क्या है पॉजिटिव पे है और ये क्या है नेगेटिव पे। अब ये लाइट आती हुई दिख रही है, तो सिंपल सा है कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इंडिकेटर ऑफ लाइट, कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है उसके ऊपर। तो ये इसका यूज़ करेंगे, एक स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप का है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, लाइट इंडिकेटर, लाइट इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसका सिंबल भी होगा, कैसे होगा, साइन सिग्नेचर। इस तरीके से हम डायोड तो बनाते ही हैं, PN डायोड इस तरीके से बनाते हैं। तो बस तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर लाइट डाल देनी है, सीधी भी डाल सकते हो, मेरी आदत हो गई है बल्ब खिलाने की, इस तरीके से लाइट डाल सकते हो। अब ये लाइट है तो क्या होगा, लाइट मतलब H म्यू एनर्जी लेके आएगा, इधर नेगेटिव था मिटा क्यों रहा हूँ, H म्यू लेके आएगा, है ना, H म्यू लेके आएगा। तो इस जंक्शन में क्या होता है, रिवर्स अपने लगा दी, तो यहाँ पे ये एनर्जी कहाँ जाती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े कि फोटोन जो भी आते हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ाते हैं और वो आ जाते हैं कहाँ पे, कंडक्शन में। तो कैसे आएंगे, तो हमारे पास दो बैंड हैं, तो हमारे पास क्या एटम के पास है, एक है बैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसके पास H म्यू एनर्जी आई, इसने इसकी एनर्जी को बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, कंडक्शन में। अब कंडक्शन हो गया तो रिवर्स कंडीशन में क्या होने लग जाएगी, करंट फ्लो करने लगेगा, इस तरीके से रिवर्स करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बैकवर्ड करंट। और अपन ने इसमें एक ग्राफ भी बनाए थे इस तरीके से, इस तरीके का एक ग्राफ बनाए थे। वोल्टेज इधर अपन ने लिए थे, वोल्टेज इधर अगर पॉजिटिव करंट बह रहा है, मतलब फॉरवर्ड करंट बह रहा है तो मिली एम्पियर में, और अगर बैकवर्ड बह रहा है तो माइक्रो एम्पियर में लिए थे। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स करंट फ्लो करता है। इधर वाला क्या आएगा, नेगेटिव वोल्टेज आएगा, इस तरीके से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, है ना, ये करंट फ्लो करेगा। अगर इसको हम I1 I2 I3 नाम दे भी दें तो I1 है, I2 है और I3 है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट होगा I3, फिर I2, फिर I1। ये करंट किस पे डिपेंड करेगा? तो ये करंट डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी की एनर्जी आ रही है, कितनी इंटेंसिटी से फोटोन आ रहा है। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि जो करंट है, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सिंपल सा फंडा है यार। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इंटेंसिटी से डायरेक्ट फोटोन नंबर इंक्लूड थे, फोटोन नंबर से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नंबर थे, इलेक्ट्रॉन नंबर से करंट फ्लो ज़्यादा करता है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी? लाइट की इंटेंसिटी होगी। तो इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम? इंडिकेटर ऑफ लाइट। जहाँ पे लाइट पड़ी मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए और इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएगा? वो चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, मतलब करंट फ्लो करने लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है, यूज़ कर सकते हैं कैमरे वगैरह में, फोटो खींचते टाइम लाइट जलती है। अगला पढ़ते हैं। अगला सोलार सेल है, इम्पोर्टेंट है, 2014 में पूछा गया है ना। क्या पूछा गया था? तो इसका एक ग्राफ बनता है, वो पूछा गया था। पहले हम समझते हैं कि सोलार सेल होता क्या है। सबने सुना ही होगा, घरों के ऊपर बड़े बड़े ऐसे टीन जैसे छा देते हैं सोलार सेल। तो ये क्या करता है? सोलार एनर्जी को चेंज करता है किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे? पूरी प्रक्रिया इसकी देखेंगे अपन, मैकेनिज्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है सोलार एनर्जी से, और इसमें कोई बाइसिंग नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे खास बात ये है कि इसमें करंट वगैरह तुमको लगेगा नहीं, नो बाइसिंग। जैसे अभी अपन ने किए थे किसको? फोटोडायोड को। तो ये काम करेगा। मैकेनिज्म किसका होगा? तो मैकेनिज्म होगा फोटोडायोड का ही होगा। मैकेनिज्म फोटोडायोड का ही होगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये सिर्फ नो बाइसिंग पे काम करता है, लेकिन फोटोडायोड बाइसिंग पे काम करता है। ये नो बाइसिंग पे काम करता है, मतलब फोटोडायोड का एनर्जी बाहर से अपने को वोल्टेज देना पड़ता है और सोलार सेल जो है उसको बाहर से नहीं देना पड़ता है। तो इसका अगर अपन देखें डायग्राम, तो ये हमारे पास वापस से पीएन जंक्शन बनाएंगे। पीएन जंक्शन थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूँ। इधर एन है, इधर पी है। यहाँ पे क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एन साइड नेगेटिव साइड है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होते हैं। ये तो अब अक्षय परत बनती है, डिप्लेशन लेयर बनती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं जिनको अपन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं इधर, और इधर वाले होल इधर चले जाते हैं। ये बन गई हमारे पास डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डायग्राम समझ लेना। डिप्लेशन लेयर बन गई। अब सोलार सेल काम कैसे करता है? इसी को हम लेते हैं वायर से और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें करंट फैलेगा, उस हिसाब से हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आता है क्या? एच म्यू लाइट, जैसे फोटो डायोड में आया था घरों के ऊपर। अब ये जो है पीएन जंक्शन डायोड है, ये इतना बड़ा, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या करते हैं अपन? बहुत ज़्यादा एरिया रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलार लाइट क्या पड़े? इसके ऊपर डायरेक्ट पड़े। अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा आई। यहाँ पे हम एक वो भी लगा देते हैं, रेजिस्टेंस आर। कैसे काम करता है? तो इसके कुछ प्रोसेस होती है, फोटो डायोड की तरह ही काम करती है। फोटो डायोड की तरह काम करेगी तो अगर इसके ऊपर एच म्यू आ रहा है तो वो ज़्यादा या बराबर होना चाहिए किससे? इलेक्ट्रॉन गैप से। एनर्जी गैप जो हमने पढ़े थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन गैप बोल दिया, एनर्जी गैप जो हमने पढ़े थे, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड जो है हमारे पास, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, इन दोनों के बीच एक एनर्जी गैप मिलता है। इससे एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए एच म्यू की, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। अब पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसके कुछ 3 स्टेप होती है ना। 3 स्टेप कौन कौन सी स्टेप देखते हैं, नाम भी पूछ सकता है इस बार हो सके। स्टेप है सबसे पहले प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन करना है। सेकेंड नंबर पे सेपरेशन करना है। प्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन, ऐसा कुछ लिखा है एनसीईआरटी में। प्रोडक्शन, फिर सेकेंड नंबर पे आता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या? पृथक्करण, अलग करना। थर्ड नंबर पे जो स्टेप आती है वो होती है क्या? कलेक्शन, संग्रहण, संग्रहण करना। अब कैसे काम करता है ये? सबसे पहले तो एच म्यू आया। अब एच म्यू क्या करेगा? देखो जस्ट समझो कि ये हमारे पास एच म्यू एनर्जी आई, ये इस पे पूरे पे पड़ेगी, है ना। ये कोई डिप्लेशन लेयर पे नहीं पड़ेगी। तो इस एच म्यू के कारण क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? ऊपर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए था वो कहाँ पहुँच गया? कंडक्शन बैंड में। तो जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक होल बन जाएगा।
है ना, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, यहाँ पे पहुँच गया। इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू आया, उसने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचा दिया, कंडक्शन बैंड में। तो बैलेंस बैंड में होल बने, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बने, दोनों चीज़ बन रही है साथ साथ। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे, इस साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इस साइड में क्या होंगे, होल। ऐसा ही पढ़ते आए हम कि नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन होते हैं और होल इस साइड होते हैं। बीच में डिप्लेशन लेयर भी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि एच म्यू जब ज़्यादा होगा किससे, एनर्जी गैप से, एनर्जी गैप से ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे। वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे। फिर क्या होगा, सेकेंड नंबर पे ये जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर थी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा, तो इस साइड होगा, है ना, इस साइड होगा। तो जैसे जैसे इस डिप्लेशन लेयर में भी इलेक्ट्रॉन होल आते जाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन, और इसके होल किस साइड जाएंगे, तो इसके साथ जाएंगे। तो इस साइड पी साइड मतलब पी एन जंक्शन के पी साइड होल इकट्ठा होंगे, एन जंक्शन के इस साइड में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल कहाँ जाएंगे, पी की तरफ, इधर आएंगे क्या, होल, और एन तरफ क्या आएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सेकंड पॉइंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम क्या करेंगे, मतलब ये पूरा इकट्ठा हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, बहुत सारे होल इकट्ठा हो गए। अगर मैं इसको फॉरवर्ड वाइज में अब लगा दूं तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में तो इलेक्ट्रॉन कैसे लगाएंगे अपन, ये नेगेटिव साइड होगा और ये पॉजिटिव साइड होगा, ये फॉरवर्ड वाइज है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ना, पॉजिटिव इस साइड है, तो अपन क्या करेंगे, इसके रिवर्स में चलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो सब इकट्ठा हुए, इसको हम फॉरवर्ड वाइज से कलेक्ट करते हैं, और ये जो होल हुए हैं इसको अपन किससे कलेक्ट करते हैं, वेकबर्ड से, रिवर्स बाइट से, रिवर्स बाइसिंग से होल कलेक्ट कर लेते हैं और फॉरवर्ड वाइज से। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अगर मैं इस पे ये पूरे पे फॉरवर्ड वाइज लगा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो कर जाएंगे, लेकिन हमको अगर इसको कलेक्ट करना है तो इस साइड में अपने को फॉरवर्ड वाइज लगा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकले उसको कलेक्ट कर लो, कहीं में बैटरी में कलेक्ट कर लो, कहीं भी कलेक्ट कर लो, ऐसा। और अगर रिवर्स बाइट लगा दूंगा तो होल यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे। तो उसको अपन कर लेते हैं, इसको अगर अपन देखें इस तरीके से ग्राफ बनता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इधर अपन लेते हैं वोल्टेज और इधर लेते हैं अपन क्या, करंट। इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। यहाँ पे इस साइड करंट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक धारा आती है आई, इस साइड एक वोल्टेज आता है। वोल्टेज आता है ओपन सर्किट का और ये आता है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, पूरा का पूरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये हो गया शॉर्ट। और ओपन सर्किट मतलब क्या कि रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, मतलब वायर खुले पड़े हैं, तो ये ओपन सर्किट हुआ। और अगर सिंपल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। सिंपल है। तो ये ग्राफ आया था, तो ये ग्राफ किसके लिए बताते हैं अपन, सोलार सेल के लिए बताते हैं। इस साइड में अपने पास आता है शॉर्ट सर्किट वाला करंट, और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आता है ओपन सर्किट का करंट। ओपन मतलब खुला परिपथ और शॉर्ट मतलब क्या, लघु परिपथ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना एक बार फिर से कि सोलर सेल है अपने पास, एनर्जी, सोलर एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नो बाइसिंग पे काम करता है, मैकेनिज्म पूरा फोटो डायोड की तरह है। इसमें भी एच म्यू आता है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गैप है उसको क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। उसी दौरान हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले जब एच म्यू आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन होल्स बनेंगे। सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पी साइड होल इकट्ठा हो जाते हैं, एन साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। अपन फॉरवर्ड वाइज से एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेते हैं और बैकवर्ड वाइज से पी वाले इलेक्ट्रॉन को पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर अपन ने फॉरवर्ड वाइज दोनों पे साथ साथ लगा दिए तो जो एन वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, उसके होल में, पी वाले होल में, तो वो तो पूरा करंट फ्लो कर देंगे। इसलिए अपन इधर वाले इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड से कलेक्ट कर लेते हैं, उस साइड वाले को बैकवर्ड से कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है और इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये पूछा गया ग्राफ है। ये हमारे पास हुआ क्या, सोलार सेल। फोटो डायोड भी हुआ। अब अगला पढ़ते हैं क्या, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब है, आजकल तो यही चले जा रहे हैं। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। इसके ऊपर हमने फोटो डायोड में इसके ऊपर लाइट डाले थे, तो अभी एलईडी बल्ब क्या करता है, लाइट देता है, तो इससे लाइट निकलेगी। ये इसका साइन है। कैसे काम करता है, तो ये फॉरवर्ड वाइज में काम, फॉरवर्ड वाइज में काम करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है इसलिए, ये तो याद ही रखना है। सेकेंड, ये होता है क्या, हैवीली डोपिंग होती है इसकी, बहुत ज़्यादा डोपिंग की जाती है। हैवीली डोपिंग मतलब जो भी हम
मिलाते हैं ना, पंच संयोजी, त्रिसंयोजी, टेट्रा बैलेंस्ड और पेंटा बैलेंस जो भी मिलाते हैं वो इसमें बहुत हद तक मिलाते हैं। और यहाँ पे दोनों ही मिलाते हैं, गैलियम और फास्फोरस। तो इसमें ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है गैलियम आर्सेनिक 1 - x फास्फोरस x, जितना का इस तरीके से पूरा एक फॉर्मूला इसका पढ़ा जाता है। इसके पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, लाइट आती है, कैसे आती है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये है मान लो जंक्शन, वापस से ये जंक्शन है हमारे पास डिप्लेशन लेयर का, और ये पीएन जंक्शन है। इस साइड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस साइड होल होंगे। अब इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिए, फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इतनी बार डायग्राम बना लिए, इधर होल होते हैं पॉजिटिव बना दिए, इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इस तरीके से जब अपन इसकी बाइसिंग कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट करते हैं, एन से पी की तरफ, होल कहाँ मूवमेंट करते हैं, पी से एन की तरफ। तो ये क्या होता है, डिप्लेशन लेयर पे जाके ये दोनों मिलते हैं। जैसे यहाँ इधर से होल गया, उधर से इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिट हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिट होगा, इसके फिटिंग पर वापस से क्या नहीं मिलेगी अपने को, एनर्जी निकलेगी। अब ये एनर्जी अग्र दिशा में है ना, अभी अपन जैसे लाइट ऑन करते हैं ना, उसी टाइम इसके पास बिजली जाती है और ये धीरे धीरे प्रोसेस चलती है। हमको बहुत तेजी से दिखती है, दिखती भी नहीं, मतलब फट से लाइट जल गया यही दिखता है। लेकिन जब ये प्रोसेस होती है बहुत धीरे होती है, तो स्टार्टिंग में जो मतलब आगे वाली फॉरवर्ड करंट है वो बहुत धीमा होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, होते जाता है और फिर एक लेवल पे जाके स्टेबल हो जाता है। क्योंकि जो लेयर है उस पर तो फिर जितने इलेक्ट्रॉन और होल मिलते जा रहे हैं उतने मिलते जा रहे हैं, वो हो जाता है। तो वो क्या होता है, सेचुरेशन करंट हमने को देखने मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो वो दिखता भी नहीं है वैसे तो इसमें नॉर्मली सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड में होते हैं, इनका जो लाइट है वो इंफ्रारेड वाला देता है। इसलिए हम जब भी लाइट एमिटिंग, जो भी एमिटिंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी बनाते हैं, उसमें 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का ही यूज़ करते हैं क्या, एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है ये इतना ही यूज़ करते हैं अपन, उनका ही यूज़ करते हैं जिनका एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और जहाँ पे जो भी लाइट यहाँ से निकलती है ना, वो हमेशा एनर्जी गैप से क्या होती है, कम होती है। ये मतलब एनर्जी गैप से कम लाइट हमको देखने को मिलती है। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, तो हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही लाइट देखने को मिलती है। थोड़ा सा वो वेस्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को मिलने में और एनर्जी निकलने में। तो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसका, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। इनका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इंफ्रारेड एरिया में आते हैं ये। अब इसमें एक चीज़ और रहती है ना, ये रहता है कि ये जो अग्रधारा है, फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपन ने अभी देखे इंटेंसिटी के। जैसे जैसे ये इंक्रीज करते जाता है, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा है, हम पहले क्या पढ़े थे कि इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो करंट फ्लो बढ़ते जाएगा, लेकिन एलईडी के रिस्पेक्ट में वो पूरा चीज़ पलट जाती है। कैसे पलट जाती है कि अगर करंट बढ़ते जा रहा, अगर फॉरवर्ड करंट बढ़ते जा रहा है अग्र दिशा में, तो इंटेंसिटी लाइट की बढ़ती जाती है, मतलब लाइट उतना ही ज़्यादा जलते जाता। अगर इसको ज़्यादा वोल्टेज दोगे ना तो और ज़्यादा जलते जाएगा और फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब तो नहीं फूटते हैं, पहले तो गांव में वो 100 वाट वाले तो दन बिल्कुल, जब कभी फॉल्ट हो जाती थी लाइट तब हो जाता था। तो ये याद रख लेना यार, ये बेसिक सा एलईडी बल्ब का, ठीक है। आगे का हम ट्रांजिस्टर पढ़ने वाले हैं, तो वो अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें अच्छे से, ऑल द बेस्ट।